ये शक्ल है, जैसे इसके ऊपर बनाओ, देखें। चालू हो गया क्या? जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखो, देखें, है ना, बनता है तो कोई तुम्हारे से। देयर इंट्रोडक्टरी। देयर आर 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ तक तो आ गए तुम, ये देयर आ गया, ये वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया। अब एडवर्ब लगाना है ना। इन द क्लास कह दो, इन द क्लासरूम कह दो, है ना। एडवर्बियल फ्रेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सम आ जाएगा, है ना। इन द क्लास, आसपास आ गए तुम, कोई दिक्कत नहीं है। ये एडवर्बी है, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, एडवर्बी हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से जो मैंने दे रखे हैं ना, वो सारे के सारे उनमें से इट का बना लो, यही जैसा ना। जैसे ये इट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये लो, ये बनाओ, देखें। इसके अलावा मान लो एक ये बनाओ, देखें, इट प्लस वी आई। वो तो चलो इट रेंज हो जाएगा, किसने बोला? इट रेंज हो गया उधर वाला तो। और ये इट वॉज सन्नी। चलिए, इसमें वो सब्जेक्ट नहीं है ना। वो इट का कॉम्प्लीमेंट ही हुआ, सब्जेक्ट नहीं हुआ ना। इट वॉज सन्नी, ये तो क्या हो गया? हाँ, हाँ। जैसे मान लो ये है ना, इसको तुम सब्जेक्ट यहाँ पर लाओगे तो इट इज आई, इट इज राम, इट इज, है ना, ही हु डिड इट, है ना। तो इट इज आई ऐसे कह सकते हो तुम। तो ये क्या हुआ? इट इंट्रोडक्टरी, वर्ब, और फिर सब्जेक्ट। इट इज राम, इट इज शी, इट इज आई, ऐसे बोलते हैं हम, है ना। तो ये वाला पैटर्न हो गया। इट इज मी नहीं बेटा, इट इज आई। वो इनफॉर्मल इंग्लिश है, इट्स मी बोलते हैं ना अपने, वो नहीं है। इट इज आई बोलो, इट इज आई हु डिड इट, क्योंकि वहां पर आपको क्या चाहिए? वहां पर आपको सब्जेक्ट चाहिए, है ना। हम्म। इट इज, इट इज प्ले ग्राउंड, नहीं ये भी नहीं हुआ, है ना। प्ले ग्राउंड किसका सब्जेक्ट है? आगे कोई वर्ब का सब्जेक्ट है क्या? नहीं है। आपको वहां पर सब्जेक्ट चाहिए, है ना, ये चीज। यूं सोचना पड़ेगा आपको, है ना, हर चीज, हर शक्ल के ऊपर यूं सोचो, है ना। गिव टाइम टू योर sentence structures and make several sentence on each of the pattern, है ना, and identify whatsoever the sentence you come across with, identify it on the criteria of sentence pattern। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ये कौन सा सेंटेंस है ना, ये कौन सा पैटर्न है ना। उसको आइडेंटिफाई करने की, क्या बिल्कुल है। वो कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो सब्जेक्ट हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया।
इट इज द प्रेसिडेंट दैट कैन मेक रूल्स, है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो आगे की जो बात है ना हमने वो कही है ना। तो ये अंडरस्टूड है, ये हमारा स्ट्रक्चर तो यहीं पर ही आके खत्म हो गया। इट इज द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट होता है ना, जो ये काम कर सकता है ना। जैसे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सी कट मी सम वेजिटेबल्स, इसको आइडेंटिफाई करो देखें। सबसे पहले वी तो आई गई और ये सब्जेक्ट आ गया, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखो, कट से प्रभावित हो रहा है ना, और क्या है वो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। देखो, दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, समझो बात को, है ना। कट एक वर्ब है, इससे डायरेक्टली अफेक्टेड होने वाली एलिमेंट कौन सी है जो सीधे सीधे कट रही है? वो है वेजिटेबल्स। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस कट से इनडायरेक्टली बेनिफिटेड होने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। ये क्या है? ये बेनिफिटेड हो रहा है इससे, यानी कि सब्जियां इसके लिए काटी जा रही है, ये रिसिपेंट नहीं है उस एक्शन का, लेकिन ये बेनिफिटेड हो रहा है उससे, है ना। तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेम स्ट्रक्चर को हम आगे ले जा सकते हैं। शी कट, ये तो ले गया मैं यहाँ पर। अब मैं वेजिटेबल्स को इधर ले आता हूँ, सम वेजिटेबल्स। अब ये मैंने फोर लगाया और ये मैंने मी लगा दिया। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्शन हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू और फोर वाला और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन बन गया, बना। यानी कि हमने ये देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों तो एक ऑब्जेक्ट को हम, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे मर्जी आए, है ना। या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात याद रखना होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम जस्ट आफ्टर द वर्ब लिखते हैं तो टू फोर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको अवे द वर्ब भेजते हैं तो हम इसको या तो टू देंगे या फोर देंगे। तो टू फोर ट्रांसफर मैंने कहा था आपको कि अगर कोई बेनिफिशियरी हो किसी, है ना, एक्शन का, तो उसके लिए तो फोर, और यदि कोई चीज किसी को ट्रांसफर हो रही हो तो उसके लिए टू, है ना। जैसे मान लो ही showed me photos, सब्जेक्ट वर्ब आईओ और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका, ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हम चाहें तो इसको यूं ला सकते हैं, ही showed photos, हाँ, to me। इसकी मैंने एक आपको लिस्ट भी दे रखी है, याद होगा आपको, टू फोर कंस्ट्रक्शन की, याद है? तो उस लिस्ट को याद करो। वैसे मैंने खूब सारे तरीके भी बता रखे हैं, उनको स्मरण करो, है ना। तो ये कोई एक दिन का टॉपिक नहीं था जो मैंने कल प्रीवियस क्लास में इसको फिनिश करवाया, है ना। वो एक दिन का टॉपिक नहीं था, वो हमारे पूरे ऑनगोइंग पूरी क्लासरूम का पूरा निचोड़ है ये।
नहीं बेटा, वो एक अलग चीज हो गई, है ना। वो तुम एलिमेंट्स पूछने लग गए। वैसे भी पूछ सकते हैं कि शी क्या है यहाँ पर, कट क्या है यहाँ पर, मी क्या है, सम क्या है, वेजिटेबल्स क्या है। वो एक अलग एंगल हो गया, है ना। उस अलग एंगल से पूछेंगे तो मैं ये पूछूंगा कि वेजिटेबल्स क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, क्या है वो वैसे पूछूंगा मैं। और या फिर मैं इसको ऐसे पूछूंगा कि भाई इसका सेंटेंस में काम क्या है, वो यहाँ सब तरीके से पूछेंगे। सब तरीके से पूछेंगे। एक चीज के फंक्शन ही तो तुम्हें बताया ना मैंने। भाई ये क्या है, ये सेंटेंस में इनका ग्रामेटिकल नेम हो गया, इनका ग्रामेटिकल फंक्शन हो गया सेंटेंस में, ये सेंटेंस पैटर्न हो गया। और वो क्या चीज है जो तुम कह रहे हो कि सम क्या है, सम एक एडजेक्टिव है या सम एक डिटरमिनर है। तो ये इन वर्ड्स का खुद का फंक्शन हो गया, ये इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, है ना, जिससे ये संबंध रखते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो ये तो दोनों ही चीजें पूछी जाएंगी, क्यों नहीं पूछी जाएंगी। बल्कि यहाँ पर इस कट को भी अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ वर्ब कट इज, कट किस टाइप की वर्ब है ना। तो ये डी ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए इसका उत्तर। नीचे वी आई लिखा हुआ होगा, वी एल लिखा होगा, वी डी टी लिखा होगा, वी टी लिखा होगा। तो क्या होगा, वी डी टी हो जाएगा, वर्ब डी ट्रांजिटिव, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इनको एक एक चीज को तुम है ना अब घर पे बैठो, घर पे बैठो और मैंने जो तुम्हें एक पन्ना दिया है ना, उस एक पन्ने का तुम अच्छे से अध्ययन करो। अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकालो कि तुम्हारे से उनके ऊपर सेंटेंसेस बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। अगर बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आप मेरे से पूछें कि सर ये आपने बताया था, इसके तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, ये दोबारा से बताओ, ये कैसे है, इसको एक्सप्लेन करो। तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं जैसे यूं कहते हैं ना कि यूं अवाक अवाक विद्यार्थियों को अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, जो एकदम यूं मतलब कि क्या हो रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। कोशिश करो, उनके ऊपर फोकस करो। ये बहुत ही सरल चीजें हैं, एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो ये एकदम मैथमेटिकल फंक्शन है इनके, और एकदम से स्कोरिंग है। यही वो एरिया है जहां से तुम मार्क्स ला सकते हो और सिलेक्शन निकाल सकते हो। क्योंकि जिस एरिया में हम आज घुसने वाले हैं ना, उसका कोई और छोर नहीं है। उसमें मैंने मेरा पूरा जोर लगाया है, तब जाकर के ये 14-15 राइटर्स हैं कोई। इन 14-15 राइटर्स की एक मैंने बहुत ही नट शेल में यूं कोई 30-34 पन्नों में यूं एक तैयार किया है डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इनसफिशेंट है। लेकिन हम इससे आगे जा नहीं सकते, क्योंकि इससे आगे क्या है, इससे आगे बड़ी बड़ी बुक्स हैं, है ना। तो उन बुक्स को हम कहाँ तक ले जाएं, और उनमें भी कोई अंत नहीं है। कितनी बड़ी बुक पढ़ लो भले ही, लेकिन अगर मैं तुम्हें रविंद्रनाथ टैगोर के किसी एक नॉवेल का कोई कैरेक्टर पूछ लूंगा तो तुम वहां पर निहत्थे हो, फिर तुम कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, है ना। एंड इट विल डेफिनेटली रिमेन आउट ऑफ योर रीच। इट विल बी बियॉन्ड, आई से इट विल बी बियॉन्ड आर रीच। ये चीज तो हमारे आ ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर तुम इन 30-34 पन्नों को पढ़ लो और याद कर लो, और इनमें से क्वेश्चंस आ जाएं, आई कंसिडर आर सेल्वज टू बी क्वाइट लक्की। अब ये देखो, ये मैंने एक बोल दिया, सेंटेंस बोला ना, आई कंसिडर आर सेल्वज टू बी क्वाइट लक्की। अब तुम ये सोचना चाहिए, ये कौन सा पैटर्न है, खट से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सारे पॉपुलर सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं वहां पर, सेंटेंस पैटर्न। तुम नए ले आओ, मैं कह दूंगा कि हाँ ये एक नया है, इसका ये है, मैं तुरंत बता दूंगा, है ना? तो इस तरीके से करो। ये जो चीजें है ना, तुम्हारी ग्रामर तुम्हारे लिए
मैं यूं कहता हूं 100% स्कोरिंग है। ग्रामर का एक एक क्वेश्चन तुम हल कर सकते हो मेरी क्लासरूम से निकलने के बाद में। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता यदि तुमने ढंग से किया है, तो एक एक चीज को लर्न किया है, समझा है, उनको एग्जाम्पल किए हैं, वापस रिवाइज किया है। ठीक। वोकेबलरी, वोकेब क्या है, थोड़ा सा टफ है ना, और वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव भी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड भी है, लेकिन फिर भी वहां पर भी हम देखो काफी नजदीक रहेंगे, है ना। तीसरा सेगमेंट आता है हमारा वो ये लिटरेचर वाला। ये हमारे लिए काफी टफ साबित होने वाला है। पढ़ने में बहुत इजी लगेगा, तुम्हें पढ़ लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग को जोर नहीं लगेगा तुम्हारे, पढ़ लोगे, याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें से 100 आउट ऑफ 100 हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन चौथा और हमारे लिए वरदान साबित होने वाला पार्ट है, वो क्या है, हमारी टीचिंग मेथड्स। उसमें से तुम 100 आउट ऑफ 100 लगा करके आओगे यदि तुम मेरे वाले नोट्स को एकदम डीपली पढ़ते हो, है ना, उनको रिवाइज करते हो, उनको मेमोराइज करते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो ये दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स साबित होंगे हमारे लिए। कौन से? एक तो ग्रामर और दूसरा टीचिंग मेथड्स, मेथोडोलॉजी। इन दो के ऊपर तुम रिलाय कर सकते हो, तुम्हारी स्ट्रेटजी बना सकते हो एग्जामिनेशन की, कि ये दो तो हमारे लिए एकदम मैथमेटिकल पोर्शन की तरह से काम करेंगे, एकदम हमारे लिए सेफ हैं ये। इनको तो जैसे हमने गिन करके करेंसी नोट रख दिया ना, वैसे रख दो, है ना, और इनको रिवाइज करते रहो। ये तो तुम्हारे एकदम बैंक बैलेंस है, कभी भी निकलवा लेना भले ही तुम। वोकैब डेंजरस है, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस है तुम्हारा लिटरेचर जो हम आज शुरू कर रहे हैं। इसका कोई और छोर नहीं है। तो इनका क्या करें? इनका जो नोट्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं उनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि तुम्हारी विजुअल इमेज क्रिएट हो जाए। अगर उनसे बाहर कुछ आ गया ना, तो तुम कोई भी किताब उठा लेना भले, आई डिक्लेयर वो उनसे भी बाहर ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो रविंद्रनाथ टैगोर के खूब सारे हजारों कैरेक्टर्स में से मैंने 20 कैरेक्टर इंक्लूड किए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उन हजारों में से कोई पूछ लिया गया, तो अगर मैं 1000 कैरेक्टर लिख दूंगा ना, तो तुम्हें भी वो याद नहीं होंगे। हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, ठीक है। और यदि किसी किताब में लिखे हुए हैं ना, तो उसने 100 लिखे हैं, तो उसने भी तो 900 छोड़ दिए, उन 900 में से आ गया तो क्वेश्चन है। तो ये बात है, ये तो एक अंतहीन चीज है ना। तो इसके लिए तो जितने नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, इनको की फैक्टर्स मानते हुए एकदम इनको तैयार कर लो, ठीक है, कि भाई इनसे बाहर कोई आएगा तो हमारे को पता नहीं है, लेकिन इनमें से कोई आएगा हम नहीं छोड़ने वाले उसको। ये कर लो तुम, फिर तुम देखना 70-80% तुम्हारे इसमें क्लियर होंगे। क्योंकि ये आखिरकार तो मेरा भी कुछ अनुभव है ना, मैंने भी इतने पेपर ले लिए, दे दिए, देख लिया इतने पेपर्स को, है ना। तो ये चीज़ है। तो तुम अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करने के लिए राइप हो चुका है तुम्हारा बैच, है ना। तुम यूं एकदम यूं लिथार्जिक मत बनो, एकदम यूं मत सोचो कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, है ना, यूं ही बस जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, बैठे हैं। तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि अरे ये स्ट्रक्चर हमारे से क्लियर क्यों नहीं हुआ, आज तो इसको देखेंगे हम, और रात में इसके ऊपर 100 बना लिए। लो, अब मैंने तुम्हें एक लिस्ट दे रखी है, डी ट्रांजिटिव वर्ब की दे रखी है, उस लिस्ट को खोलो, उसमें से बनाए रखो सेंटेंसेज, रजिस्टर ले लो कि आज इस एक सेंटेंस पैटर्न को पक्का करना है मेरे को, तो कर लो उसको पक्का, क्यों नहीं होएगा वो, है। उसके ऊपर बनाओ 100, और जहां जहां कंफ्यूजन हो राइट डाउन। कल क्लास में पूछना मेरे को कि सर आज हमने इसको देखा,
और इसके ऊपर ये क्या है सर, ये सही है क्या, मेरा मुझे डाउट हो रहा है, मैं कहूँगा उसको सही है गलत है, बताऊंगा तुम्हें कुछ और। लेकिन ऐसे मैं कितना ही बता दूं, है ना। तो तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से तुम मेहनत करो, शुरुआत करो। चलिए आज हम शुरू करते हैं। देखो 15 इंडियन राइटर्स हैं हमारे कोर्स में, वो 15 के 15 मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, है ना। तुम्हें इन 15 पर ही फोकस करना है। नाम लिख दिया है, उनका ईयर लिख दिया है, यानी उनका लाइफ टेन्योर लिख दिया है। जिनके आगे केवल बर्थ ईयर लिख करके छोड़ा हुआ है, इसका मतलब वो आज भी हैं इस दुनिया में। तुम क्या कर सकते हो, है ना। मैंने तो कोशिश की है इसको समराइज करने के लिए, बट यू पीपल, यू कैन डबल, यू कैन डबल माई एफर्ट्स, है ना। कैसे कि तुम बैठे हो, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोल लो, खोल करके उसमें लिखो टोरू दत्त, व्हाई डोंट यू राइट इट, और उसका वो आर्टिकल पढ़ो, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल देखने को मिलेगा, है ना। व्हाई डोंट यू गो टू एआई, जेमिनी, चैट जीपीटी, व्हाई डोंट यू यूज देम एंड ऑर्डर देम, उनको आदेश दो, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन Toru Dutt's poems and draw out the salient features in them। वो तुम्हें एक छोटा सा शॉर्ट नोट देगा, पढ़ो उसको, है ना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेमोरेबल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑफ मुल्क राज आनंद, drawn by मुल्क राज आनंद। Why don't you prompt your AI tools, तो वो मुल्क राज आनंद के मेमोरेबल कैरेक्टर्स सारे तुम्हारे सामने रख देगा। एंड ऑल्सो गिव द नेम्स ऑफ द नॉवेल्स दे बिलोंग टू। ये लो, उनको तो आदेश देना है तुम्हें, वो तुम्हें गड़गड़ 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 गड़ यूं करके यूं 25-30 मुल्क राज आनंद के मेमोरेबल कैरेक्टर्स लिख देंगे, आगे नोवेल लिख देंगे, फिर उसको एक आदेश और दो, ऑल्सो टेल द पब्लिकेशन ईयर ऑफ दीज नॉवेल्स, गड़गड़ गड़गड़ गड़ फिर पब्लिकेशन भी लिख देगा, है। व्हाई डोंट यू गो फॉर इट, ये काम करो तुम, है ना। बैठे हो तो इनसे क्या है, यू विल रिमेन इन टच विद योर लैंग्वेज, यू विल रिमेन इन टच विद योर लिटरेचर, है ना। ये चीज है। चलिए अब ये इनका सिटी ऑफ बर्थ लिख दिया मैंने, और ये इनका पेज नंबर है, ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अपने टोरू दत्त पर आ जाते हैं सीधा ही। born 4th March 1856 and died 30th August 1877, just 21 years, है ना। बिल्कुल आप देखो कि जैसे हमारे रोमांटिक पोइट्स है ना, कीट्स, वो भी लगभग इतने 21 इयर्स, है ना। और जैसे वो अपने पीबी शैली 29 इयर्स, है ना। बायरन वो 36 इयर्स लगभग, है ना। तो ये बहुत छोटी उम्र में ही ये एक्सपायर हो गई, लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि, है ना, हार्बिंजर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन इंडिया, है ना, अग्रदूत हैं ये। देखो, was an Indian Bengali translator and poet from British India who wrote in English and French। इंग्लिश और फ्रेंच में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पूछी जाएगी, यूं पूछी जाएगी, शी इज अ राइटर, शी इज अ ट्रांसलेटर एंड
a writer in English and French. She lived a short life. She is, यूं करके नीचे ऑप्शन जाएंगे, उनमें से 4 में से एक निकालना हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन और दिया था, मैंने कहा अब तुम मैच्योर हो गए हो। 2008, 2011, 2013, 2015, 18, 22, why don't you solve all these PYQs? वहां पड़े हैं तुम्हारे आरपीएससी की साइट पर। और तुम लड़ते क्यों नहीं मेरे से कि सर आपने ये तो देखो करवाया ही नहीं, ग्रामर में ये पूछा गया है 22 में और ये मेरे से हुआ ही नहीं, आपने करवाया ही नहीं सर। 2022 का मैं तो आज करने बैठी थी क्वेश्चन पेपर, और सर ग्रामर की बात करते हो, ग्रामर में ही मेरे से तो ये नहीं हुआ और ये आपने टच ही नहीं किया। मैं जवाब दूंगा उसका। और वोकैब में सर ये आपने फ्रेजल वर्ब करवाई थी, ये कौन सी आई है सर 18 में, ये मेरे से तो नहीं हुई। बताते क्यों नहीं तुम मुझे, पकड़ के लाओ ना उनको। तुम करोगे ना पीवाईक्यूज तो तुम्हारे दिमाग में एक एसेंस तैयार होगा, एक जेस्ट तैयार होगा कि हाउ टू टैकल अ रियल आरपीएससी पेपर। तब तुम्हारा एक वो डायरेक्शन भी दिमाग का बदल जाएगा। जब तुम पढ़ोगे ना किताबें तो तुम्हें यूं लगेगा कि ये आ सकता है, मुझे क्यों लगता है, केवल इसलिए क्योंकि मैंने इन पेपर्स को एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ा है। हर बैच में उतरने से पहले मैं ये पेपर्स पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे टीचर्स को भी जब अपॉइंट करता हूँ ना तो उनको पेपर्स देता हूँ प्रीवियस ईयर्स के। उनको ये कहता हूँ देखो रीट के ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं हिंदी वाले सर, आप इनको पढ़ लेना, पढ़ करके फिर इनके बेस पर बच्चों को पढ़ाना है तुम्हें, ये कहता हूँ मैं उनको। एसएसटी का टीचर आता है ना, उसको एसएसटी के पीवाईक्यूज सारे अवेलेबल करवाता हूँ, पूरा का पूरा सेट, कि उनको दो ताकि वो इसके ऊपर बेस्ड पढ़ाई करें, है ना। क्योंकि मुझे पता है वो ऑनलाइन सर्च करके इतना दोहरा कोई नहीं होगा, लेकिन तुम तो दोहरे हो, है? तुम्हें तो दोहरा होना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हाँ तो ये बंगाली ट्रांसलेटर है, कुछ चीज़ों को तो मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है फॉर योर असिस्टेंस, लेकिन कुछ चीज़ों को तुम अपने आप करो। Alongside, she is among the founding figures of Indo-Anglian literature. Founding figures हैं alongside Henry Louis, Vivian Derozio, मनमोहन घोष एंड सरोजनी नायडू। ये फाउंडिंग फिगर्स हैं। इनमें से देखो कुछ तो हमारे कोर्स में सरोजनी नायडू और तोरू दत्त हैं, बाकी हमारे कोर्स में नहीं है ना। She is known for her volumes of poetry in English. A sheaf gleaned in French fields 1877. शीफ का मतलब क्या होता है, डू यू नो? शीफ का मतलब होता है बंडल, पैकेट, पोलिंदा इन हिंदी वी कैन से, है ना। कि तुमने ना शीफ इकट्ठे कर लिए, जैसे मान लो शीफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ खूब सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तुमने उनमें से छान करके कुछ डॉक्यूमेंट्स का यूं जत्था बना लिया, दिस इज अ शीफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो अब ये क्या है, ये अ शीफ ग्लीन्ड, चुने हुए, ग्लीन माने चुनना होता है, ग्लीनर क्या होता है, जो चुनता है चीजों को, है ना। शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, यानी कि फ्रेंच खेतों में से चुने गए शीफ हैं, यानी कि फ्रेंच पोइट्स के द्वारा लिखी गई कुछ पोएम्स हैं, उनको इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस कलेक्शन में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारे सेकंड ग्रेड का कि इसमें है क्या। एक तो प्राइमरी क्वेश्चन बनता है कि हु रोट अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, ये तो प्राइमरी क्वेश्चन है। दूसरा इसके अंदर का क्वेश्चन क्या है कि इसमें ऐसा है क्या, है ना। तो वो ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब इससे अंदर और क्वेश्चन क्या है कि इसमें से एक पोयम पूछ ले कि ये पोयम किस कलेक्शन में से है। तो यहाँ आते आते मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, क्योंकि फिर ये आउट ऑफ दिस 34 पेजेस रेडियस है, फिर मैं इसमें चला जाऊंगा ना तो ये 34 पेजेस में मैं फिनिश नहीं करूंगा,
फिर ये 340 पेजेज हो जाएंगे। वो हमें पोसाएगा नहीं, क्योंकि फिर हमें केवल यही थोड़ी पढ़ना है, इसमें से तो 9-10 क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, ये समझ गए तुम अब। An ancient, she is known for her volumes of poetry in English. A sheaf gleaned in French fields, 1877, and ancient ballads and legends of Hindustan. तो देखो, एक तो फ्रेंच फील्ड्स के शीफ और दूसरे एंशंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि पुरानी भारतीय एंशंट बैलेड्स, जैसे महाभारत के कुछ पात्र, रामायण के कुछ पात्र हैं, कुछ हिस्टोरिकल कोई पर्सन्स हैं उनके बारे में, यानी कि शी हैज गॉट द टच ऑफ 3 नेशंस, फ्रांस, इंग्लैंड एंड इंडिया। तीनों नेशंस को वो टच करके अपना लिटरेचर लिखती है, देखो है? हर पोएम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लॉनलीनेस, लॉन्गिंग, लॉनलीनेस है एक तो उसकी थीम, है ना? क्यों है लॉनलीनेस, वो तुम्हें पता चलेगा जब तुम थोड़ा सा इसका यूं ही खोल लो, है ना? इसकी सिस्टर्स हैं, वो एक्सपायर हो गई थी, है ना? तो इसकी थोड़ा सा ये, है ना, लॉनलीनेस है। लॉन्गिंग, पैट्रियोटिज्म है, डिजायर है, पैट्रियोटिज्म है, एंड नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया होम सिकनेस है, पुराना बैकग्राउंड इसको याद आता रहता है। टोरू दत्त, द इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन and the frail exotic blossom of song, was nurtured in an atmosphere of sweetness and light. ये टोरू दत्त के हम यूं कह सकते हैं कि मेटाफर हैं, है ना? कि टोरू दत्त क्या है? द इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन है। इनहेरिटर तो समझ गए ना, जैसे मान लो कि जिसको प्रॉपर्टी मिलती है, उत्तराधिकारी, इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, यानी कि अप्राप्त प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी है टोरू दत्त, यानी उसको अपने जीवन में उतनी प्रसिद्धि मिली नहीं जितनी उसको मिलनी चाहिए थी, और जीवन भी बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था। फ्रेल एग्जॉटिक ब्लॉसम ऑफ सॉन्ग, फ्रेल यानी वीक, एग्जॉटिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एग्जॉटिक है ना, कमजोर है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ब्लॉसम ऑफ सॉन्ग, है ना? ब्लॉसम यानी यूं खिलना, यानी एक गीत का असाधारण लेकिन कमजोर पुष्पित होना है, खिलना है। Was nurtured in an atmosphere of sweetness and light, उसको स्वीटनेस और लाइट में नर्चर किया गया है, यानी टोरू दत्त का फैमिली बैकग्राउंड काफी स्वीट था, इनलाइटेंड भी था। She learned from her mother about the cultural greatness of India, उसने भारत का जो कल्चरल ग्रेटनेस है वो कहाँ से सीखा? अपनी माँ से सीखा। She read the रामायण, द महाभारत, द शकुंतला, द विष्णु पुराण एंड द भगवत गीता, ये चीजें उसने पढ़ी, तभी तो वो है ना, वो एंशंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान लिख पाई। These readings gave her woman's imagination free play, अब ये रीडिंग्स ने उसके औरत का जो इमेजिनेटिव फैकल्टी जो होती है ना, उसको फ्री प्ले दिया कि वो खुला दौड़ सकती थी, कल्पना के संसार में वो विचरण कर पाई। क्यों? क्योंकि उसने इतने ग्रेट राइटर्स को पढ़ लिया, स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, गीता पढ़ ली उसने, व्हाट इज लेफ्ट? महाभारत रामायण पढ़ ली, व्हाट इज लेफ्ट? अरे इससे ज्यादा ग्रेट एपिक तो पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है, वो उसने पढ़ लिए, तो उसमें ये जो है लेखक के लिए जो आवश्यक इमेजिनेटिव फैकल्टी होती है वो डेवलप हो गई, है ना? She sang of the glorious vision of her motherland and her ancient legends and ballads of Hindustan published posthumously, है ना? posthumously है, इसलिए वो क्या है? The inheritor of unfulfilled renown है, क्योंकि ये लेजेंड उसका कब प्रकाशित हुआ? मरने के बाद में, posthumously वो काम कर गई। मैं अभी पोएम्स लिख दूं और मुझे कोई फेसबुक पर लाइक्स तो मिले नहीं, है ना,
उसके मायने बहुत होते हैं पोयम के। कोई बाद में किसी को नजर आती है वो पोयम, और वो पोयम अरे ये क्या लिख गया ये व्यक्ति है, तब वो हिट होती है बाद में। In a sheaf gleaned in French fields, she translated about the 157 poems. 157, 157 poems of about 75 French poets. ये एकदम सुपरफिशियल नॉलेज है कि 157 poems का ट्रांसलेशन है। She successfully handled her material with her mastery over both English and French. Most of her renderings seem almost as articulate as original. उसकी जितनी भी रेंडरिंग्स हैं, रेंडरिंग्स का मतलब योगदान है ना, उसकी जो गिविंग्स हैं ज्यादातर वो उतनी ही आर्टिकुलेट हैं जितनी की ओरिजिनल पीसेज। यानी कि तुम गीता को पढ़ो और चाहे तुम यू रीड माई ट्रांसलेशन ऑफ द गीता, तो तुम्हें ऐसा ही लगे जैसे तुम गीता पढ़ रहे हो, है ना। तो ये बहुत ही कठिन काम है कि तुम मूल चीज को, उस भावना को अपनी लैंग्वेज में एज इट इज उकेर दो। फॉर दिस यू नीड टू हैव द मास्टरी, complete command over both the languages. Until or unless you have so, you'll fail in producing the same effect, I say, है ना, the original piece has. ओरिजिनल पीस का सेम इफेक्ट नहीं आ सकता, है ना। हर मास्टरपीस, मास्टरपीस का मतलब क्या होता है, एकदम शानदार, सबसे बेजोड़ रचना उसके। The ancient legends and ballads of Hindustan may be classified into two parts. The first part consists of Savitri, the legend of Dhruva, Lakshman, Jogadhya Uma, the royal ascetic and the Hind, Buttu, Sindhu and Prahlad. ये उसकी कुछ एक है ना बैलेड्स और लेजेंड्स हैं जो उसमें जोड़ी हुई है, और भी बहुत सारी हैं लेकिन कुछ खास खास मुझे लगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। These poems deal with themes taken from Indian mythology and reveal Toru's Indianness. The second part contains 7 miscellaneous poems near Hastings, Bogmary, the Lotus, R. Casuarina Tree, France 1870, The Tree of Life, and On Fly Leaf, Erckman Chariton's novel मैडम थेरेसी, है ना। ये कोई, ये पूरा आगे तक है, ये मैंने ये यहाँ तक करके अंडरलाइन करके छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। ये है ना, ऑन द फ्लाई लीफ एर्कमैन शेरिटन्स नॉवेल मैडम थेरेसी। These poems express her personal moods and feelings. ये पर्सनल मूड और फीलिंग्स को बताते हैं। आर कैश्वराइना ट्री आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा शायद, है ना, बहुत ही अच्छी पोएम है ना, उसके चाइल्डहुड मेमोरीज को है ना कंपोज करती है। लोटस पढ़ा होगा तुमने, है ना। हाँ नहीं, ये द लोटस, हाँ ये द लोटस टोरू दत्त का लिखा हुआ है। हाँ है ना, ट्री हो गया ये, तो इस तरीके से है। चलिए आगे। These poems express her personal moods and feelings. These poems show that in spite of her conversion into Christianity, यानी कि वो क्रिश्चियन बन गई थी, कन्वर्ज हो गई थी, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई थी, वो कन्वर्जन के बावजूद भी she had imbibed or received the true essence of Hindu religion and culture, partly by heritage and partly by training. कुछ तो उसका हेरिटेज था, वो अपनी ऐसी हिंदू माँ बाप की संतान थी तो वो उसका हेरिटेज था, और कुछ उसकी ट्रेनिंग थी, उसने अपनी माँ से खूब सारी ऐसे ग्रंथ पढ़े थे, ट्रेनिंग हो गई थी, तब उसको ये पता था सारा। The narrative poems in this volume may be called ballad. The miscellaneous poems are highly imaginative and lyrical. Lotus and Bogmerit are well written Petrarchan sonnets and reveal her love for nature. Toru Dutt exhibited great ability and originality
to bring Indian English poetry to a high level of poetic excellence. ये शुरुआत करने वाली थी जिसने इस इंग्लिश है ना पोएट्री इन इंडिया को वो ऊपर तक ले गई है ना. She first of all composed poetry which showed depth of feelings, sensitiveness to nature and color, flawless narrative art, vivid characterization and finished technique. इन चीजों को एग्जिबिट करने वाली वो पहली पोइटेस या पहली राइटर थी. शी ऑल्सो रिवील्ड टू द वेस्ट, उसने पश्चिम के सामने खोल करके रख दिया क्या, द सोल ऑफ इंडिया थ्रू द मीडियम ऑफ पोइट्री. पोइट्री के थ्रू उसने खोल करके रख दिया कि देखो हमारे भारत को क्या है, हमारा भारत है ना. शी इज अ स्किल्ड पोएटिक क्राफ्ट्समैन एंड हर टेक्निकल स्किल is exhibited in metrical arrangement, diction, imagery, and adroit employment of various verse genres. She is a skilled poetic craftsman, and her technical skill is exhibited in metrical arrangement. छंदोबद्ध है उसकी रचनाएं एकदम बढ़िया तरीके से. मेट्रिकल अरेंजमेंट शानदार है. डिक्शन, क्या होता है डिक्शन? चॉइस ऑफ वर्ड्स काफी बिफिटिंग है, एकदम पात्रानुकूल, सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग उसका डिक्शन है. इमेजरी, इमेजरी क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, हाँ ऐसा डिस्क्रिप्शन जिससे यूं पिक्चर आ जाए हमारे सामने कि ऐसा कुछ हो रहा है ना. हाँ है ना, ऐसा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन जिसको हम इमेजरी कहते हैं. एंड एड्रॉइट एम्प्लॉयमेंट, एड्रॉइट स्किलफुल है ना. तो ये जैसे मान लो ये तो तुम्हारे एड्रॉइट का सिनोनिम क्या है, स्किलफुल, ये भी तो पूछ सकते हैं है ना. तो एड्रॉइट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस वर्स जॉनर्स है ना. अलग अलग जॉनर है ना हमारे, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सटायर, आयरनी, कौन से जॉनर में उसने क्या लिखा है ना, उसमें भी ये एड्रॉइट है, काफी स्किलफुल है. हर पोएटिक डिक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी, ईज एंड विगर. देखो सिंप्लिसिटी है यानी ऐसे बॉम्बास्टिक वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है. फिर ईज है उसमें, सरलता है. विगर, थोड़ा यूं एंथुजियाज्म है, पढ़ने में यूं डलनेस नहीं है. ओट्स, अ फेमस क्रिटिक ऑब्जर्व्स, क्या कहता है ओट्स? हर इंग्लिश पोएट्री डिस्प्लेड रियल क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव पावर and also flawless technical skill. Padmini Sengupta calls her a classic writer who placed her country and was the first to do so on the international map of letters. इंटरनेशनल मैप ऑफ लेटर्स पर रखने वाली अपने देश को वो पहली पोइटस थी, और उसने ऐसा किया भी क्या, सक्सेसफुली किया. ठीक है, तो ये चलो आज हमने एक इसकी शुरुआत कर दी. तुम वो दरवाज़ा खोल दो ताकि वो बच्चे भी आ जाएं और फिर हम वो कर लें आज अपना आगे थोड़ा सा ये. कंफ्यूजेबल वर्ड्स कर लेते हैं थोड़ा सा. बाकी सारे स्टूडेंट्स के पास तो है ही कंफ्यूजेबल वर्ड्स के नोट्स, सबके पास है ना, तुम्हारे पास तो एक ये तुम ले लो, उनको दे दो, ये दो बच्चे हैं, एक पड़ा है मेरे पास में, इसमें से देख लो. एक तुम्हें देना है, अभी दिलवाते हैं तुम्हें. प्रोवर्ब का चाहिए क्या? प्रोवर्ब का दे देता हूँ मैं तेरे को, ये ले ले. तो है क्या तुम्हारे पास? ये दे दो, तो दे दो. क्या कंफ्यूजेबल वर्ड्स का एक्स्ट्रा है क्या? ये लो, तुम ले लो. प्रोवर्ब्स सही है तेरे को? किसी के पास है क्या एक्स्ट्रा प्रोवर्ब्स? नहीं है. चलो कितने जने बाकी हैं? एक दो, दो जने बाकी हैं. एक इनको 3 कॉपी निकलवा लेंगे.
ठीक है, चलिए। तो अपने इसमें कहाँ तक हो गया था हमारे? 55 तक हो गया था ना? हाँ, चलिए 56 पेज, 56 नंबर पर आ जाते हैं अपने। देखो, डिफ्यूज और डिफ्यूज, देखो दोनों में ही क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफ्यूज। अब FUSE और डी का मतलब क्या होता है? हटाना, है ना? डी माने हटाना होता है ना? तो अगर तुम डिफ्यूज कर देते हो तो तुम तनाव कम कर देते हो, है ना? और या फिर जैसे मान लो कि जो तुम्हारे बॉम्ब वगैरह नहीं होते क्या, पुलिस जिनको डिफ्यूज करती है, तो उसमें से भी उसका जो फ्यूज लगा होता है ना, उसको डी कर देती है। एक्टिवेट, डी एक्टिवेट, फ्यूज और डिफ्यूज। ठीक है, तो फिर वो काम नहीं करता है? तो ये तो देखा हमने, DEFUSE, है ना? रिमूव द टेंशन, है ना? जैसे द कॉप्स और द पुलिस आर ट्राइंग टू डिफ्यूज द टेंशन इन आर एरिया। हमारे एरिया में जो टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और बॉम्ब को डिफ्यूज करना, वो अगर इसमें नहीं लिखा है तो वो भी लिख लो भले ही तुम, है ना? टू डीएक्टिवेट ए बॉम्ब बाय रिमूविंग इट्स फ्यूज, है ना? तो द पुलिस हैव डिफ्यूज्ड द बॉम्ब फाउंड नियर द रेलवे स्टेशन, है ना? तो ये दोनों में DEFUSE है। आ गई बात समझ में? अब देखो, DIFFUSE की बात करते हैं। डबल एफ आ गया ना, यानी कि वो बढ़ाना हो गया, चीजें बढ़ने लग गई, फैलाना। जैसे हम वी ऑफन टॉक अबाउट डिफ्यूज स्टाइल ऑफ राइटिंग, होती है ना डिफ्यूज स्टाइल ऑफ राइटिंग। राइटिंग की एक तो कॉन्साइज स्टाइल होती है, कॉन्साइज एंड प्रिसाइज स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो वो तो किसकी है? जैसे फ्रांसिस बैकन की है, कॉन्साइज एंड प्रिसाइज स्टाइल ऑफ राइटिंग। वो तो फ्रांसिस बैकन की है, वर्ड टू वर्ड एकदम, जो वर्ड काम आना चाहिए वही काम में ले रहा है। एंड डिफ्यूज स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये रोमांटिक राइटर्स हो गए, जैसे तुम्हारे चार्ल्स लैम हो गया, जहाँ एक शब्द चाहिए ना वहाँ 50 शब्द लिखता है? इतने ज्यादा डाइग्रेशंस हैं उसमें, है ना? तो ये डिफ्यूज है, विस्तृत है, अस्पष्ट है ना? डिफ्यूज स्टाइल ऑफ राइटिंग आ गया समझ में? यानी DEFUSE और DIFFUSE, डिफ्यूज, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है ना? स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर और कॉन्साइज, है ना? चलिए, अब देखो, ये डेजर्ट और नीचे वाला डिजर्ट, डेजर्ट एंड डिजर्ट, है ना? ये देखो, ये मैंने वहां लिखवाए हुए हैं तुम्हें, है ना? ये तो हो गया डेजर्ट, और ये हो गया डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट। ये आई थिंक ये डेजर्ट, ये तो यहाँ पर है। डिजर्ट ये यहाँ लग रहा है मेरे को, स्ट्रेस, देखना तुम, चेक कर लेना, है ना? लिखाया हुआ है तुम्हें वैसे मैंने। हाँ, तो डेजर्ट ये तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, ये तो हम रहते ही इसमें ही है ना? तो एन एरिया वेयर देर इज लिटिल रेन, और डिजर्ट ये स्वीट डिश, है ना, सर्व्ड एट द एंड ऑफ आर मील, है ना? ये डिजर्ट है। तो इसमें देखो, डबल एस है ना, तो ये स्वीटनेस बढ़ गई इसकी। डेजर्ट में तो एक एस है तो वो साल्ट है ना? और ये देखो, ये इसमें डबल एस ज्यादा हो गए तो स्वीटनेस बढ़ गई, तो ये डिजर्ट हो गई, बस, है ना? हाँ, वो डेजर्ट का मतलब एक त्यागना भी होता है, ये वर्ब के हिसाब से। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो रेगिस्तान, व्हेन यू डेजर्ट योर बिलव्ड
यू बेसिकली, है ना, रिनाउंस हर, तुम उसको त्याग देते हो अगर, तो तुम उसको भी डेजर्ट कहते हो, है ना। तो वो वर्ब में डेजर्ट है त्यागना, है ना, बिल्कुल। टू लीव समवन है, कैसे, यानी ऐसे तो हम कह ही सकते हैं, बिल्कुल। ये तो तुम्हारा पन हो गया, है ना, बिल्कुल। डिप्रेशन, है ना, ये बहुत सिंपल है ना। डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन डिजीज हियर नाउअडेज, डिप्रेशन इज वेरी मच कॉमन। तो और ये डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो वेरी मच कॉमन, है ना, डेप्रिसिएशन भी है, कीमतों में कमी हो रही है। आज शायद 3,500 वो कोई अंक टूट गया हमारा शेयर मार्केट। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन की ओर बढ़ रहे हैं हम, मूल्यों का ह्रास हो रहा है ना, आर्थिक तंत्र नीचे जा रहा है, वो डेप्रिसिएशन है। और ये डिप्रेशन है। हाँ, डिसइंटरेस्टेड, है ना, जैसे मान लो a disinterested critique, a disinterested onlooker, a disinterested person, वो निष्पक्ष है, डिसइंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट से अलहदा है ना। द जजेज शुड बी डिसइंटरेस्टेड, और अनइंटरेस्टेड, ये तो गलत बात है। इफ यू आर अनइंटरेस्टेड इन माई क्लास, देन गो एंड सिट आउटसाइड। वो है ना, वो अनइंटरेस्टेड हो गया। और डिसइंटरेस्टेड तो निष्पक्ष है, वो क्वालिटी है, वो अच्छी बात है। तो देखो, डिसइंटरेस्टेड क्या होगा, इम्पार्शियल हो गया, है ना, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स हो गया वो, है ना। और अनइंटरेस्टेड क्या हो गया, नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि माय नेबर, माय नेबर सीम्स, मेरा नेबर ऐसे लगता है, माय नेबर सीम्स कोल्ड एंड अनइंटरेस्टेड, उसको किसी में रुचि ही नहीं है, ठंडा और बिना रुचियों वाला व्यक्ति है वो। हु कैन सिट इवन फॉर 10 मिनट्स विद हिम, कौन बैठ सकता है उसके साथ 10 मिनट भी, बहुत दोहरा काम है, हाँ? ऐसे वो अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ गई बात आपके। डिलाइटफुल बहुत सिंपल और डेलीशियस, डिलाइट माने तो आनंद होता ही है ना, डिलाइटफुल, योर कंपनी इज क्वाइट डिलाइटफुल फॉर मी, है ना, डिलाइटफुल आनंददायक हो गया। वी ऑलवेज गो फॉर डेलिशियस फूड, फूड डेलिशियस होता है, स्वादिष्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लीजिंग टू टेस्ट। डेप्रिकेट और डेप्रिसिएट, डेप्रिकेट, टू हेट, हाँ, जैसे मान लो if you deprecate something, you start feeling somewhat hatred towards it, है ना, जैसे, है ना, एल्डरली, एल्डरली पीपल, जो बड़े लोग हैं, एल्डरली पीपल ऑफन डेप्रिकेट मॉडर्न स्टाइल ऑफ गारमेंट्स, है ना, उन्हें ये अच्छी नहीं लगती मॉडर्न स्टाइल ऑफ, और दे ऑफन डेप्रिकेट वेस्टर्न आउटफिट्स, वेस्टर्न आउटफिट्स को वो क्या करते हैं, डेप्रिकेट करते हैं, वो कहते हैं ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी होती है, वही पहनना चाहिए, है ना। ये हो गया डेप्रिकेट, नापसंद करना। टीचर्स, टीचर्स जनरली डेप्रिकेट इनडिसिप्लिन, ये डेप्रिकेट हो गया। डेप्रिसिएट, ये तो कीमत कम करना, टू रिड्यूस इन वैल्यू, जैसे मान लो कि पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स will definitely depreciate their वैल्यू, उनके वैल्यू को कम कर देगी पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि डेप्रिसिएट और डेप्रिकेट में क्या अंतर।
62 डिफेक्टिव एंड डेफिशिएंट, है ना। अब देखो डिफेक्टिव तो क्या होता है, जैसे मान लो कि there is there is a there is a sale, there is a sale of defective shoes, है ना। थोड़ी सेल लगी हुई है डिफेक्टिव शूज की, they have got somewhat defects in shape or in size or in color और इन क्वालिटी, कोई डिफेक्ट है उनमें, तो वो डिफेक्टिव हो गए, है ना। दीज आर these are the defective pieces of these are the defective pieces of furniture. They are cheaper the than the prime products, है ना, वो थोड़े डिफेक्टिव हैं। आई हैव लॉज्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट माई डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, है ना, तो ये खराब हो गई, डिफेक्टिव विद डिफेक्ट्स हो गया, है ना, डिफेक्टिव। और ये क्या है, डेफिशिएंट। योर डाइट योर डाइट शुड नॉट बी डेफिशिएंट ऑफ आयरन, डेफिशिएंट इन आयरन, सॉरी, योर डाइट शुड नॉट बी डेफिशिएंट इन आयरन, तो डेफिशिएंट इन लेता है, देखो, है ना। हर स्पीच was deficient in, her speech was deficient in, fine examples, उसकी स्पीच तो ठीक थी लेकिन डेफिशिएंट इन फाइन एग्जांपल्स, एग्जांपल्स अच्छे अच्छे वाले की कमी थी। if you intake a diet deficient in vitamins, I am afraid you are going to hit somewhat disease, है ना। ये बात समझ में आ गई, डिफेक्टिव और डेफिशिएंट। डिसाइडेड, ये तो बहुत ही क्लियर है ना। आर प्लान इज वेल डिसाइडेड, वी आर गोइंग टू हैव अ टूर टू माउंट आबू वेरी सून, decided and decisive. All the three battles of Panipat were decisive. पानीपत के तीनों युद्ध डिसाइसिव थे, यानी निर्णायक थे। दे प्लेड दे ब्रॉट सर्टेन टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। भारत के इतिहास में पानीपत के सारे ही युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, है ना, द बैटल ऑफ प्लासी was a decisive one. It established the British Empire strongly in our nation. प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होने के बाद में वो यहाँ स्थापित हो गए एकदम, तो वो डिसाइसिव था, है ना, डिसाइसिव, निर्णायक, डिसाइसिव, डिसाइडिंग, है ना, ये डिसाइडिंग हो गया, ठीक है। अब है इफेक्टिव और एफिकेशियस, ये दोनों तो सिनोनिम है एक दूसरे के, यू मे यूज देम इंटरचेंजेबली, बड़े आराम से एक दूसरे की जगह यूज ले लो, इफेक्टिव और एफिकेशियस, है ना। जैसे दिस बुक विल प्रूव, दिस बुक विल प्रूव efficacious in building up the vocabulary. This book will prove effective in building up the vocabulary. You may say effective and efficacious, both are synonyms. Efficient, efficient तो अलग चीज हो गई, है ना। efficient का तो मतलब हो गया prominent, जो काम करने में कुशल हो। You need to maintain efficiency in every task you are assigned to. आपको जो भी टास्क दिया गया है ना, उस टास्क में आपको क्या मेंटेन करनी चाहिए, एफिशिएंसी मेंटेन करनी चाहिए। यानी यू शुड बी एन एफिशिएंट टीचर, यू शुड बी एन एफिशिएंट स्टूडेंट, यू शुड बी एन एफिशिएंट हाउसवाइफ, you should be an efficient executive, you should be an efficient officer, you should be efficient in every task you are assigned to, ठीक है। तो efficient तो क्या हो गया, कार्य कुशल हो गया। तो जहां कार्य कुशल का भाव आए वहां पर तो हमें क्या सप्लाई करना है,
एफिशिएंट। और जहां इफेक्टिव का भाव आए वहां हम इफेक्टिव लगा सकते हैं या एफिकेशियस लगा सकते हैं, है ना। ये चीज है। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो द गवर्नमेंट शुड गो फॉर, द गवर्नमेंट शुड गो फॉर certain effective measures against corruption, certain efficacious measures against corruption, है ना। कुछ प्रभावशाली प्रभावोत्पादक मेजर्स लेने चाहिए। यूं नहीं कि ये कानून बना दिए, ये कानून, जो करप्शन करते हैं ना उनको तगड़ी सजा दो, हाँ ऐसा। ठीक है, एफिकेशियस और एफिशिएंट, इफेक्टिव और एफिकेशियस सिनोनिम है। एलिसिट, you know, it is very much hard, it is very much hard to elicit answers from the person who only says yes or no, है ना। अब तुम मेरे से कैसे जवाब निकलवाओगे, हाँ ना, है ना। तो the people who show, the people who are uninterested in conversation, it is very much hard to elicit answers or responses from them, है ना, उनसे निकलवाना, एलिसिट, है ना, हासिल करना। और इलिसिट, इलिसिट तो क्या हो गया, इलिसिट ड्रग्स अवैध हो गया, इलिसिट लव अफेयर हो गया। तो इलिसिट दो तरीके से, या तो कानूनन इलिसिट हो गया, जैसे दीज ड्रग्स आर इलिसिट, इफ यू आर सेलिंग ओपियम विदाउट परमिशन, आई एम अफ्रेड the police will send you behind the bars, huh? So it is an illicit drug or illicit love affair when your society, your parents doesn't allow anything, then this is illicit affair, है ना, वो illicit affair है ना। चलिए, अवैध हो गया, बहुत ही सिंपल है, एलिजिबल, योग्य, फिट टू बी चोजन। इफ यू आर ग्रेजुएट plus B.Ed, then you are eligible for the post of second grade in school education, है ना। और legible, your handwriting should be legible, my dear. You are going to be a teacher. When you write on the board, your handwriting should be legible, है ना। Otherwise, it will give an impression of scribbling over the pages, है ना, तो गुचमुची ऐसे लगेंगे, है ना। तो ये handwriting should be legible. The doctors even, they are suggested to write in legible handwriting. तो कुछ पठनीय तो कल परसों ही अखबार में खबर छपी थी कि डॉक्टर्स को साफ साफ लिखने के निर्देश जारी किए गए, है ना, ताकि हर कोई उसको पढ़ तो सके, है ना। नहीं तो कुछ चंद लोग ही पढ़ पाते हैं कि क्या लिखा है। लिजिबल हो गया। और इलिजिबल, है ना, जिसको आप पढ़ नहीं सकते, लिजिबल का उल्टा हो गया। If you write an application, if you write an application in illegible handwriting, then I say it's a kind of punishment to the person whom you have given your application. वो बेचारा परेशान हो जाएगा, इसने लिखा क्या है, हाँ? तो बड़ी भारी बात है। तो legible and illegible, बहुत ही सिंपल है ये तो। इकोनॉमिकल, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट का उल्टा है। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है, खर्चालू, है ना। हाउस वाइव्स, दे आर ऑलवेज इकोनॉमिकल, है ना, वो बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, है ना। दे फाइट फॉर एवरी कॉइन, दे फाइट फॉर एवरी कॉइन, है ना। सब्जी वाले से यूं 1 रुपए सस्ती लेने के लिए भी वो रहने दे, तू मैं दूसरी जगह से ले लूंगी, है ना। तो दे आर वेरी मच इकोनॉमिकल। So far as time and energy are concerned, the student should be very much economical, है ना। तुम्हें इकोनॉमिकल होना चाहिए so far as time and energy are concerned.
तो तुम्हारे पास में यही तो सब कुछ है। मैं कहता हूँ सोओ आराम से, नींद लो मस्त, है ना। यू हैव गॉट a very beautiful, very good, sleeping pill before you, your books, है ना? They are, sleep inducing pills. They are highly efficacious so far as sleep is concerned. लेकिन the moment you get up, the moment you rise, leave aside all the tasks, don't indulge in them. फिर किसी दूसरे काम में मत लगो. The moment you get up, just put your books before you, and then after an hour or two, if you find yourself as sleepy once again, surrender yourself. अपने आप को surrender कर दो and go to your bed and have a nice sleep, है ना। मैं तो मेरे तैयारी की शुरुआत ही सो करके ही करता था। जब मैं यूं पढ़ने बैठता था ना, तो जैसे अब एग्जाम में 4 महीने घट रहे हैं, मैं ऐसे बहुत यूं, ये तुम्हें तो ज्ञान अच्छा देता हूँ मैं कि भाई तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना, लेकिन मेरे क्या परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। तो मैं वो जैसे 4 महीने घट रहे हैं, 3 महीने घट रहे हैं, तो मैं पढ़ने बैठता, फिर पढ़ता मैं यूँ बहुत खतरनाक तरीके से। लेकिन मेरे पढ़ने की शुरुआत क्या थी कि मैं 20 दिन सोता, नींद लेता मैं 20 दिन, कुछ नहीं करता मैं। ऊपर मेरा कमरा बना हुआ था, छोटे से कमरे में मैं सोता रहता था, क्योंकि किताबों को देखते ही मुझे नींद आती थी। और मैं एकदम नींद आती मेरे को, मैं तुरंत सो जाता। लेकिन फिर उठने के बाद में है ना, मैंने यूं एकदम यूं संकल्प ही ले लेता था, मैं कोई काम नहीं करूंगा, ना बाहर जाना, ना जैसे कोई किसी से बात, ना दाढ़ी बनाना, ना कुछ और, कुछ नहीं, नथिंग। उठा, वापस पढ़ता, और आधे घंटे में ही वापस सो जाता। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो मेरे घर वाले कहते हैं ये क्या है, ये क्या तरीका है पढ़ने का। मैंने कहा भाई मेरे को नींद आ रही है, आ रही है, आ रही है, उसका क्या इलाज। फिर वो नींद क्या है, 20-25 दिन मेरे कोटा हो जाता पूरा। फिर मैं पढ़ता, और पढ़ने के दौरान कभी भी मैंने नींद से समझौता नहीं किया, है ना। नींद खूब ली है, नींद तुम्हें भी लेनी चाहिए, है ना। क्योंकि शरीर से लड़कर शरीर से काम थोड़ी करवा सकते हैं, ये हमारा स्टाफ है। अभी तुम मेरे स्टाफ हो तो तुम सबसे मुझे अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, तभी तुम मेरे काम करोगे, हैं। तो तुम अपने दिमाग से भी रिलेशन अच्छे रखो। ये कहता है ना मुझे सोना है, सो जा। लेकिन ये जैसे अब तुम लोग मेरे को कहो कि सर हमें कोई ऊंधे पादरे काम करने, वो थोड़ी करने दूंगा। तो वैसे उस दिमाग को कह दो, "ओ, तेरे को सोने दिया ना, अब लग जा काम पे", बस, है ना। इसको अपना स्लेव ट्रीट करो अपने माइंड को, है ना। यू शुड हैव स्प्लिट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तुम अलग हो, दिमाग तुम्हारा अलग है। उस दिमाग को अपने यूं थोले के नीचे रखो। मैं तुम्हें, तू थक गया क्या, ले चल तेरे को ऊपर घुमा लाता हूँ, घूमेगा ऊपर, घुमा लाता हूँ तेरे को, थोड़ा सा यूं घुमा लाए। अब वापस पढ़ने बैठना पड़ेगा, बैठ, ऐसे मालिक हो तुम। चलिए anyway, तो इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था से संबंधित, वी शुड गो फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। वी शुड गो फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। और इकोनॉमिकल हम पढ़ लिए, एंड्योरिंग, है ना, और एंड्योरेबल। जैसे मान लो एंड्योरिंग तो क्या होता है, जैसे ये दिस प्रोडक्ट इज क्वाइट एंड्योरिंग, है ना। इफ यू परचेज बाटा शूज, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट इज क्वाइट एंड्योरिंग। ये एंड्योरिंग है, लंबे समय तक चलता है। एंड्योरेबल, life has become life is not endurable at all, eh? Life is not endurable at all here in this stuffy environment. इस एनवायरनमेंट में, दम घोंटू एनवायरनमेंट में, तो लाइफ इज नॉट एंड्योरेबल, यानी बेरेबल, सहन करने योग्य नहीं है। एंड्योर माने सहन करना, तो एंड्योरिंग जो सहन करने वाला है, जैसे तुम्हारे जूते हैं वो सहन कर रहे हैं,
तुम चल रहे हो ना, तो वो सहन कर रहे हैं साल भर तुम्हें, तो वो एंड्योरिंग है ना। और कोई चीज एंड्योरेबल है या नहीं, सहन करने योग्य है या नहीं, जैसे इट्स इट्स क्वाइट प्लीजेंट एनवायरनमेंट, है ना, इट इज एंड्योरेबल, अनडाउटेडली एंड्योरेबल यार, है ना। द मूवी is endurable when we talk about its technical aspects. The movie is endurable, but when we talk about its story or theme, it is not endurable. तो ये वहां पर endurable नहीं है, यहाँ endurable, ठीक है, सहन करने योग्य। चलिए, enormity, you should understand, जैसे हम कई बार सुनते हैं बोलते हैं, you should understand द, है बेटा 69 रह गया, अच्छा हाँ, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट देखो कुछ ही नहीं है, ई फॉर एक्सपर्ट और आई फॉर इम्पोर्ट, याद कर लो। अगर मैं मेरा देश छोड़ करके श्रीलंका जाके बस गया, तो मैं एमिग्रेंट हूँ, ई से शुरू हो रहा हूँ, ठीक है। और मेरा देश श्रीलंका है और मैं यहाँ आकर के बस गया, तो मैं आई फॉर इम्पोर्ट हूँ, इमिग्रेंट हूँ, बस इतना सही है, ठीक है, ये याद कर, है ना। A person who leaves their country to live permanently in other, a person who has come to live permanently in a different country from the one they were born in, अपने जन्म स्थल को छोड़ करके आकर के बसने वाला, वो तो हो गया इमिग्रेंट। यानी एक ही पर्सन एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों हो सकता है, हो सकता है। जैसे मान लो कि रसगुल्ला है, हम यहाँ से उसको मान लो कि भेज देते हैं बाहर स्विट्जरलैंड में, तो वो एक्सपोर्ट है, यहाँ से तो वो एक्सपोर्ट है, वहाँ के लिए वो इम्पोर्ट है, तो वो रसगुल्ला तो एक ही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों है वो। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं एमिग्रेंट हूँ, लेकिन उन श्रीलंकन्स के लिए मैं क्या हूँ, इमिग्रेंट हूँ, वो वाली चीज। चलिए, इनॉर्मिटी, देखो मैं हमेशा ही ऐसे बोलते रहते हैं, यू शुड you should focus you should focus on the enormity of the purpose। तुम आए किस लिए हो यहाँ पर, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ स्टडीज, पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हो। व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द enormity ऑफ योर पर्पज, तुम्हारे पर्पज उद्देश्य की गंभीरता क्या है, तुम उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते हो। व्हाई डोंट यू रिवाइज थिंग्स रेगुलरली, तुम चीज़ों को रिवाइज क्यों नहीं करते हो। व्हाई डोंट यू फॉलो द क्लासरूम मटेरियल एट योर होम्स। तो the government should also pay attention to the enormity of the task, enormity of the welfare schemes, welfare schemes की enormity पर ध्यान देना चाहिए। enormous, enormous का मतलब बड़ा होता है ना, enormity यानी महत्व, है ना। तो ये तो हो गया enormity, महत्व, गंभीर अवस्था, एक्सट्रीम सीरियसनेस, है ना, गंभीरता लिख लो भले ही तुम हिंदी में यूं, मुझे भी वो देखो यूं याद नहीं आया होगा उस समय, इसलिए गंभीर अवस्था लिख दिया, है ना, गंभीरता। जैसे मैं यूं बोलता हूं ना, तो कोई यूं अटका लिया करो, इनॉर्मिटी ऑफ पर्पस, इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, यूं यूं लिख लिया करो, है ना, ताकि थोड़ा और तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा ये, है ना। इनॉर्मसनेस, ये जैसे मान लो ग्रेट इन साइज और स्केल हो गया। जैसे मैं कोई जैसे यूं बड़े कोई सेठ के घर जाते हैं ना अपने, वी गेट यू नो वी गेट mesmerized, हम यूं mesmerized हो जाते हैं, है ना। जैसे हम उसको टेकन अबैक कहते कह सकते हैं, आई गॉट टेकन अबैक, मैं तो यूं बहुत चक्का सा ही रह गया विद द enormousness ऑफ द हाउस, घर की विशालता से, enormousness ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना।
प्रोजेक्ट इतना बड़ा विशाल काय प्रोजेक्ट था, तो वो इनॉर्मसनेस हो गया, ग्रेट इन साइज और अमाउंट, है ना, इनॉर्मसनेस, इनॉर्मसनेस ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की इनॉर्मसनेस, है ना, ये साइज और स्केल। ये देखो, है ना, लास्ट कर लेते हैं अपने ये पेयर, अब उठा लिया तो, है ना, एंश्योर, इंश्योर और एश्योर, बहुत ही सिंपल है। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड टू इंश्योर योर सक्सेस, सुनिश्चित करना, वर्क हार्ड टू इंश्योर योर सक्सेस। अगर आप वास्तव में ही अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, वर्क हार्ड, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, केवल काम करना है, परिश्रम, निरंतर परिश्रम, अथक परिश्रम, है ना, बस परिश्रम की पराकाष्ठा, है ना, ये देखना है तुम्हें, है ना, एंश्योर, अगर तुम, इफ यू रियली वांट टू एंश्योर योर फ्यूचर, you should work very very hard, or ensure, everybody should ensure one's life, you know, football players, they get their legs even insured, फुटबॉल के खिलाड़ी अपने टांगों का भी बीमा करवाते हैं, तो हमें भी हमने अपने दिमाग का बीमा करवा लेना चाहिए, कहीं कोई फेल हो जाए तो। एक ऐसे तो बीमा कंपनी होनी चाहिए जो जैसे मान लो स्टूडेंट्स का बीमा करे कि ये फला एग्जामिनेशन में फेल हो जाएगा तो इसके इतने रुपए देंगे। और उसका प्रीमियम फिर चाहे जो भरवा लो। एनीवे, अश्योर, आई अश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट, है ना, इन एवरी सिचुएशन, मैं भरोसा दिलाता हूँ तुम्हें, है ना, अश्योर यू, भरोसा दिलाना, तो इंश्योर, इंश्योर, है ना, एंश्योर, इंश्योर और अश्योर, ठीक है। वी शैल बी मीटिंग ऑल ओवर अगेन टुमारो, है ना। तो देखो जो चीजें तुम्हें बताई गई है उनको याद करते रहो, ठीक है।